स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज सर और मैं हूं मनोज कुमार। आइए आज के इस क्लास में हम लोग देखें चैप्टर 1 का तत्वों को अलग करने के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं से संबंधित इस बार 2026 में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिलेक्शन जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। आपका जो पहला चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये जो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए इसको कि हम लोग जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हम लोगों ने अभी अभी क्लियर किया लेक्चर 8 के द्वारा। 1 से लेकर 8 लेक्चर तक हम लोगों ने बारीकी से केमिस्ट्री के इस पहले चैप्टर को, हमारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था तत्वों के अलग करने के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं, अर्थात धातुओं के निष्कर्षण से संबंधित, ये जो धातुओं के निष्कर्षण से संबंधित हमारा पहला चैप्टर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस चैप्टर को हम लोगों ने लेक्चर बाय लेक्चर क्लास करके हम लोगों ने 8 क्लास में 8 लेक्चर में हम इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद आज लेक्चर 9 में हम लोग डिटेल्स में देख रहे हैं इस बार 2026 में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन। इस चैप्टर से संबंधित लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और ये मेरा दावा है कि इस 50 क्वेश्चन में ही जब भी इस बार जो 2026 में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2026 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसी 50 में से क्वेश्चन आएंगे। ये जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट करके यहाँ पर डाले गए हैं, इसी 50 में से इस चैप्टर से संबंधित आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और आप भी क्वेश्चन के डिस्कशन के समय में जब देखेंगे ढेर सारे क्वेश्चनों को तो आपको भी ऐसा लगेगा कि प्रश्न शायद यहीं से आएंगे। इनमें क्वेश्चन बैंक से भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं और अनुभव के आधार पर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन को यहाँ डाला गया है ताकि आपका जो 2026 का एग्ज़ाम हो वो एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन के आधार पर सॉल्व हो सके। तो इस क्वेश्चन से संबंधित जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन, इस चैप्टर से संबंधित 50 क्वेश्चन का सिलेक्शन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हम लोग बारीकी से देखते चले जाएंगे। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है फेन या झाग उत्प्लावन विधि। याद होगा हम लोग जो पढ़े थे तो हम लोगों ने जो धातु कर्म पढ़ा, तो उस धातु कर्म में आपने देखा था कि धातु कर्म में 4 स्टेज से होकर हम लोग गुजरते हैं। उस 4 स्टेज से गुजरने में सबसे पहला स्टेज जो हमारा होता है वो होता है अयस्क का सांद्रण, है ना। सबसे पहला क्या होता है, अयस्क का सांद्रण। फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा स्टेज पढ़ते हैं जिसमें देखते हैं धातु के ऑक्साइड, अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। फिर तीसरा हम लोग पढ़ते हैं धातु का जो ऑक्साइड है उस धातु के ऑक्साइड से हम लोग धातु प्राप्त करते हैं। और चौथा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं, धातुओं का शोधन पढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा था अयस्कों का सांद्रण, उसी अयस्कों के सांद्रण से संबंधित हमारा ये क्वेश्चन है, फेन या झाग प्लावन विधि द्वारा किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। याद होगा जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि हमारे पास मूलकों के आधार पर कई प्रकार के अयस्क हैं, सल्फाइड अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है ना, ढेर सारे अयस्क हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो फेन या झाग प्लावन विधि द्वारा, और निश्चित रूप से आपको याद होगा कि ये जो हमारा ऑक्साइड अयस्क है, ये ऑक्साइड अयस्क, इसके लिए कौन सा विधि होगा, गुरुत्व पृथक्करण विधि हम लोग यूज करते हैं। कार्बोनेट अयस्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, निस्तापन विधि हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से हमारा है फेन या झाग प्लावन विधि। तो फेन या झाग प्लावन विधि किसके लिए होता है, सल्फाइड अयस्क के लिए। किसके लिए होगा, सल्फाइड अयस्क के लिए। क्यों होगा, चूंकि सल्फाइड अयस्क की खासियत होती है कि सल्फाइड अयस्क में जो गैंग होते हैं वो भारी होते हैं और जो अयस्क होती है वो हल्की होती है और झाग के साथ वो ऊपर चले आती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फेन या झाग उत्प्लावन विधि द्वारा किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो क्या आंसर होगा, सल्फाइड अयस्क का, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सल्फाइड अयस्कों में अयस्क एवं गैंग होता है। ये क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क में अयस्क एवं गैंग होता है, यानी अयस्क किस प्रकार का होता है और गैंग किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वो हल्का और भारी, यहाँ पर हल्का और भारी से संदर्भित है कि अयस्क कैसा होता है, हल्का होता है या भारी होता है। तो जानते हैं सल्फाइड अयस्क है, जैसी सल्फाइड अयस्क की चर्चा होगी तो सल्फाइड अयस्क में अयस्क जो होगा वो हल्का होगा, तभी तो ये
झाग या फेन की सहायता से उसमें उलझकर ऊपर चलाता है, और गेंग क्या होती है, भारी होती है, इसीलिए ये नीचे बैठ जाती है। तो यहाँ हल्का भारी अर्थात यहाँ पर दे दिया गया, ये पहला आंसर होगा इसका, हल्का भारी, है ना। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा दिया जाए, सल्फाइड अयस्क में गेंग एवं अयस्क होता है, अगर उल्टा दिया जाए तो इसका आंसर हो जाता बी, भारी हल्का। लेकिन यहाँ है अयस्क एवं गेंग होते हैं, तो अयस्क होते हैं हल्का और गेंग होते हैं भारी। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है कि हेमेटाइट अयस्क है, हेमेटाइट अयस्क का आणविक सूत्र क्या होता है। ये जो हेमेटाइट अयस्क है इसका आणविक सूत्र या रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ देखिए Fe2O3 नहीं होगा, है ना, Fe2O3 इंटू H2O ये भी नहीं होगा, Fe2O3 इंटू ट्वाइस H2O ये है हेमाटाइट अयस्क का सूत्र, है ना। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन से है, और हमने पढ़ाने के क्रम में आप लोगों को बताया भी था कि आपके जो अयस्क हैं उस अयस्कों के जो रासायनिक सूत्र होते हैं इससे संबंधित एग्जाम में निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव आएगा, बहुत ज़्यादा इससे ऑब्जेक्टिव आता है इस चैप्टर से। और दूसरी चीज़ है कि इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, दो अयस्क का नाम दे देगा और कहेगा किसके रासायनिक सूत्र लिखें। तो रासायनिक सूत्र का जो सिलेक्शन दिया गया है उसको निश्चित रूप से आप तैयार करेंगे तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट है निस्तापन प्रक्रिया प्रयुक्त होता है। यहाँ पर देखिए निस्तापन प्रक्रिया, निस्तापन प्रक्रिया किसके लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पे निस्तापन की जैसी ही चर्चा हो गई तो ये होगा कार्बोनेट अयस्क। निस्तापन की जैसे ही चर्चा हो गई तो क्या हो गया, कार्बोनेट अयस्क, है ना। सल्फाइड अयस्क के लिए आप जानते ही होइएगा, सल्फाइड अयस्क के लिए क्या होता है, जारन या भर्जन होता है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा कार्बोनेट अयस्क। अगला ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका नेक्स्ट है सल्फाइड अयस्कों का। इस पे देखिए अगला क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्कों पर प्रयुक्त होता है। ये जो सल्फाइड अयस्क हैं इस सल्फाइड अयस्क पर क्या प्रयुक्त होता है, जारन प्रक्रिया, निश्चित रूप से जारन प्रक्रिया होती है ना। भर्जन प्रक्रिया, एकदम भर्जन, जारन को ही भर्जन कहते हैं, और रोस्टिंग इंग्लिश में उसका नाम दे दिया गया, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, सभी, है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चूंकि जारन भर्जन रोस्टिंग एक ही का नाम है तो सल्फाइड अयस्कों पर कौन प्रयुक्त होगा, जारन भर्जन या रोस्टिंग, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारा है गैलेना किसका अयस्क, गैलेना PbS, ये किसका अयस्क है। तो जैसे ही गैलेना है PbS है, ये हम सभी जानते हैं इसका सूत्र क्या हो जाता है, PbS हो जाता है। तो ये जैसे PbS है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, Pb। गैलेना किसका अयस्क है, Pb का अयस्क है। इसके बाद आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ हमारा क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। यहाँ क्वेश्चन है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। अब यहाँ देखिए सोना भी दे दिया, चांदी भी दे दिया, कॉपर और सोडियम है, तो कॉपर और सोडियम तो पहले ही हट जाएगा, क्योंकि कॉपर भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है और सोडियम भी संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन सोना और चांदी दोनों मुक्त अवस्था में पाया जाता है, परंतु यहाँ पूछा जा रहा है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में। तो दोनों में देखेंगे कि इस दोनों में किसकी महत्ता ज़्यादा है, यानी कौन सबसे ज़्यादा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो सोना और चांदी दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सोना ही होता है, दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सोना ही होता है। इस तरह से ध्यान रखेंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से लिया गया ये क्वेश्चन है, कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर यहाँ चांदी न दे दी नहीं होता और चांदी की जगह पे सपोज कीजिए एल्युमिनियम होता तो फिक्स है कि सोना ही होता, है ना। लेकिन यहाँ पर सोना और चांदी दोनों दे दिया है, तो सोना और चांदी दोनों में तुलनात्मक रूप देखा जाए तो ऐसी स्थिति में यहाँ सोना की प्राथमिकता ज़्यादा होगी बनिस्पत चांदी की, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होगा, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होगा। इंडिया में कॉपर पायराइट की सहायता से ही कॉपर की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पे देखिए कॉपर पायराइट का सूत्र क्या हो जाएगा, CuFeS2, है ना, CuFeS2। अगला देखिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला कहता है सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये बिल्कुल सही है, जितने भी अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं ना, तो ये ही सही होना चाहिए। दूसरा भी पढ़ लेते हैं कि दूसरा है सभी खनिज अयस्क होते हैं, बिल्कुल गलत है, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी खनिज होते हैं जिनके अंदर
धातु की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा अल्प रूप में होती है, और उनकी सहायता से जो धातु प्राप्त करेंगे हो सकता है वो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, बहुत कठिनाई से प्राप्त होता हो। तो ऐसी स्थिति में हम उसे अयस्क कह ही नहीं सकते हैं। अयस्क की सिंपल परिभाषा ही है कि जिसकी सहायता से हम कम लागत पर और सुगमता पूर्वक धातु प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम अयस्क कहते हैं, है ना। इसलिए हमारा ये पहला बिल्कुल सही है, सभी अयस्क खनिज होते हैं। तीसरा भी पढ़ लेते हैं। कहता है सभी क्षार भस्म नहीं है, बिल्कुल गलत है, सभी क्षार भस्म नहीं है। यहाँ ये कहा जा रहा है, जबकि हम सभी जानते हैं कि ये क्षारक के रूप में भस्म और क्षार दोनों भौतिक जितनी भी इसके अंदर गुण होती है वो लगभग समान होती है। रासायनिक रूप में भी देखा जाए तो इसके अंदर जो गुण होंगे वो समान होंगे, है ना। बस थोड़ा सा अंतर ये होता है कि ये जो भस्म होते हैं ये धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। भस्म जो होगा वो क्या होगा, धातु का ऑक्साइड होगा, और क्षार जो होगा वो धातुओं का हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है, देखिए नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। यहाँ हमारा है कौन सा, जिंक का अयस्क नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जिंक ब्लेंड, ये जेड इसका जिंक का है ना। कैलेमाइन भी जिंक का है, जिंकाइट भी जिंक का है, लेकिन बॉक्साइट जो है ये बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का है। बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। अभी तक आप 10 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देखने की दृष्टि से पता चल गया होगा कि ये हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर सेलेक्टिव ऑब्जेक्टिव का अध्ययन कर लेते हैं तो कहीं इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी जितने भी गैस पेपर इधर उधर जो देखते हैं हम लोग, या ढेर सारा ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन सब देखते हैं, उन सबको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना देख लेते हैं तो आसानी से आपको इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, है ना। यहाँ देखिए 11वां कहता है खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, वह खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहलाता है। तो सिंपल, ये तो बहुत ही आसान है कि क्या होगा, अयस्क होगा, है ना। क्योंकि गैंग क्या है, गैंग तो अयस्कों में जो गंदगी होती है, अशुद्धि होती है, उसको हम लोग गैंग कहते हैं। स्लैग, स्लैग क्या है, जो गैंग और फ्लक्स दोनों के मिलने से जो बनता है द्रवणशील पदार्थ, उसे हम लोग स्लैग कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अयस्क होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला है मालाकाइट क्या है। मालाकाइट अयस्क क्या है, यानी मालाकाइट अयस्क जो है वो इसमें से जो दिया हुआ है एग्जाम्पल, उसमें से किस धातु का ये अयस्क है। तो मालाकाइट को देखेंगे तो मालाकाइट का सूत्र ही होता है, आप मालाकाइट को देखेंगे तो मालाकाइट का सूत्र ही होता है CuCO3 इंटू Cu इंटू OH होल 2, है ना। तो ये तो स्पष्ट है, सूत्र से ही पता चलता है कि यह किसका है, कॉपर का है ना। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अयस्क का रासायनिक सूत्र हमें तैयार रहे। कुछ जो सेलेक्टिव अयस्क के सूत्र आपको बताए गए हैं, रासायनिक सूत्र बताए गए हैं, उसको निश्चित रूप से तैयार करना है। तो इसका हो जाएगा कॉपर। इसके अगले ऑब्जेक्टिव में देखते हैं हम लोग, ये है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अयस्क है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा होगा। तो देखिए निश्चित रूप से एल्युमिनियम का सबसे प्रसिद्ध और भारत में जो हम लोग धातु प्राप्त करते हैं, एल्युमिनियम धातु प्राप्त करते हैं, वो बॉक्साइट से ही प्राप्त करते हैं। तो सबसे सुप्रसिद्ध बॉक्साइट अयस्क है, इसी की सहायता से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यहाँ जो हेमाटाइट दे दिया गया ये लोहा का है, इसलिए ये होगा ही नहीं, डोलोमाइट होगा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बॉक्साइट हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इस अगले ऑब्जेक्टिव में देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। यहाँ पर बॉक्साइट दिया गया है, क्रायोलाइट दिया गया है, फेल्सपार दिया गया है, मालाकाइट दिया गया है। इन चारों में सबसे जो प्रमुखता देखा जाए, सबसे इम्पोर्टेंट, जिससे बहुत आयत रूप में एल्युमिनियम प्राप्त होते हैं, जिस अयस्क में एल्युमिनियम की आपूर्ति बहुत ज़्यादा रहती है और काफ़ी कम लागत पर, कम खर्च पर, सुगमता पूर्वक, सरल रूप में प्राप्त किया जा सकता है, वो है हमारा एल्युमिनियम। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में कहता है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड जैसे ही आ गया तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किससे होता है, या तो झाग उत्प्लावन विधि या फेन उत्प्लावन विधि। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, झाग उत्प्लावन विधि या फेन उत्प्लावन विधि, है ना। नेक्स्ट देखिए अगला है पायरुलोसाइट। यहाँ है पायरुलोसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव। वैसे समय में ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव है जिस समय में ऑब्जेक्टिव
की उतनी ज़्यादा प्रधानता नहीं थी। जिस समय में 10 ऑब्जेक्टिव या 15 ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते थे एग्जाम में, उस टाइम में भी पायरोलुसाइड को प्राथमिकता मिलती थी, ऑब्जेक्टिव के रूप में इनको स्थान मिलता था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज। यह किसका है? मैग्नीज का है ना। उसके बाद आइए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। अगला है लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। तो जिस तरह से एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क के रूप में बॉक्साइट की काउंटिंग होती है, उसी तरह से लोहे का मुख्य क्या हो जाएगा? हेमेटाइट हो जाएगा। लोहे का मुख्य रूप से क्या हो जाएगा? हेमेटाइट अयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है। तो यहाँ पर वैद्युत धातु कर्म का उपयोग कहा जा रहा है, अर्थात ऐसे अयस्क जिसकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराकर उससे हम लोग धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लोहा है इसमें तो हेमाटाइट अयस्क का प्रयोग करते हैं, लेड में हम लोग पीबीएस का प्रयोग करते हैं, सिल्वर में हम लोग सिल्वर ग्लास का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ जो सोडियम दिया हुआ है, इस सोडियम में क्या होता है कि ये सोडियम क्लोराइड के रूप में NaCl के रूप में होता है, और इसे जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर ये टूट जाता है Na++Cl- में टूट जाता है ना। तो ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, इसको जब हम लोग तोड़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, दैट मीन्स वैद्युतीय रूप से इसका विच्छेदन करते हैं, तो ये Na++Cl- में टूट रहा है। तो यहाँ हम चारों धातुओं में देख पा रहे हैं कि वैद्युत धातु कर्म का उपयोग सिर्फ सोडियम में होता है ना। ये किस में होता है? सिर्फ सोडियम में होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है 19वां ऑब्जेक्टिव। कहता है जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क है। यानी किसी ऐसे अयस्क का नाम लीजिए जिस अयस्क में दो धातु की उपस्थिति हो। तो देखिए जैसा हेमेटाइट, इसमें सिर्फ लोहा की उपस्थिति है, गैलेना इसमें सिर्फ लेड की उपस्थिति है, मैग्नेटाइट है ना इसमें सिर्फ कॉपर की उपस्थिति होगी। यहाँ जो देखते हैं यहाँ भी एक ही धातु की उपस्थिति, यहाँ जो देखते हैं कॉपर पायराइट, इस कॉपर पायराइट की सूत्र होती है CuFeS2 है ना, CuFeS2। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि यह कॉपर भी है और यहाँ पर लोहा भी है। क्वेश्चन ही है जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं, तो हेमेटाइट नहीं होगा, गैलेना नहीं होगा, मैग्नेटाइट नहीं होगा, कॉपर पायराइट जिसमें एक कॉपर धातु है और दूसरा लोह धातु है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर पायराइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव। अगला ऑब्जेक्टिव है, ये तो बेहद आसान है, देखिएगा तुरंत बता दीजिएगा। बताइए, देखिए कहता है अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है। तो अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धियां होंगी वो गैंग कहलाता है, अधात्री कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है, कई नामों से इसे जाना जाता है, लेकिन सबसे सुप्रसिद्ध नाम इसका गैंग ही है, तो इसलिए इसका गैंग हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। जब उसका हम लोग अपचयन करते हैं यानी अवकारक पदार्थ के रूप में किसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर कार्बन हो जाएगा। याद होगा आप लोगों को कि जब हम लोग पढ़ रहे थे हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण, तो हेमेटाइट अयस्क से लोहा के निष्कर्षण में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये है Fe2O3 और इसके साथ हम लोग मिलाते थे कोक और फिर हम लोग मिलाते थे कैल्शियम कार्बोनेट और इन सबको मिलाकर उसे कहा जाता था चार्ज। उसे क्या कहा जाता था? चार्ज। और इसी चार्ज को ब्लास्ट फर्नेस में कप एंड कोन की व्यवस्था से ऊपर से नीचे डाला जाता था और यहाँ पर मध्य भाग से उसके मिड पॉइंट से हम लोग डालते थे हॉट एयर के रूप में ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जाकर इसको क्या करता था? ऑक्सीडेशन प्रोसेस की क्रिया होती थी और ऑक्सीडेशन प्रोसेस की क्रिया होने के फलस्वरूप ये कार्बन, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड फिर इसी Fe2O3 को तोड़ता था नहीं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती थी और मुक्त रूप में हमारा ये लोहा प्राप्त हो जाता था, जिसे हम लोग ढलवा लोहा, पिग आयरन या रॉट आयरन के नाम से भी, कास्ट आयरन के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में देखते हैं हम लोग। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा वात्य भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। जैसे वात्य भट्टी की चर्चा कर दे तो जनरली उसमें आयरन का ही होता है। वात्य भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस, तो ब्लास्ट फर्नेस में किसका होता है? आयरन के ऑक्साइड का होता है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए,
अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है लोहे का मुख्य अयस्क है, तो लोहे का मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा, हेमेटाइट अयस्क हो जाएगा, है ना। लोहे का मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा, हेमेटाइट अयस्क हो जाएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव इसमें ऐसे भी आए हैं जो रिपीट कर दिए गए हैं, क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को देखते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव हमारे रिपीट हैं। आइए हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है। यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, ध्यान से देखिए इसको, कि निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता। ये नहीं गलत है, यहाँ पे यहाँ होगा होता है, विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा होता है। चूंकि नहीं की चर्चा हम लोग जैसे ही करते हैं तो ये क्वेश्चन ही हमारा गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन वास्तव में है कि निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा होता है, तो ये होगा सोडियम, है ना। और यदि नहीं होता है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता, ये अगर सपोज कीजिए हम नहीं हटाते हैं, क्वेश्चन ऐसा ही रहे कि के द्वारा नहीं होता है तो विद्युत विच्छेदन के द्वारा, तब तो हमारे एल्युमिनियम भी हो जाएंगे, मैग्नीशियम भी हो जाएंगे और लोहा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर यही होना चाहिए नहीं, और नहीं की स्थिति में हमारा हो जाएगा सोडियम, है ना। अब आइए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला है हमारा हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है। तो हूप की विधि का जो प्रयोग होता है वो जस्ता धातु के लिए होता है। हूप की विधि का जो प्रयोग होगा वो जस्ता धातु के लिए होता है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं। अगला देखिए, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है। अभी जस्ट पढ़े थे आप, अभी जस्ट इससे 2 ऑब्जेक्टिव पहले बता रहे थे हम कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी वो जो चार्ज हम लोग बनाते हैं, ये जो देख रहे थे कि Fe2O3 है, उसके बाद फिर कार्बन है, उसके बाद कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये जो Fe2O3 है और ये कोक है यहाँ पे, और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बना लेते हैं, चार्ज बना लेते हैं। इसे हम लोग चार्ज कहते हैं और इसी को ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं। तो यहाँ पर कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन और यही कार्बन आगे जलकर फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है और प्रगलन की क्रिया को संपादित करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रगलन हो जाएगा, है ना। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रगलन हो जाएगा। चूंकि भर्जन की क्रिया जो होती है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए होती है, और इसमें हम लोग मुख्य रूप से कह सकते हैं कि भर्जन की क्रिया में धातु जो हमारा सल्फाइड रूप में रहता है उसको ऑक्साइड रूप में बदलते हैं। निस्तापन की क्रिया में कार्बोनेट का प्रयोग होता है और कार्बोनेट को हम लोग ऑक्साइड के रूप में बदल देते हैं। निश्चालन की क्रिया जो है ये एक प्रकार की सांद्रण की प्रोसेस है, जिसमें एक विशेष प्रकार के विलयन में हम जिस इसका सांद्रण करना चाहते हैं उसे घोलते हैं, है ना। तो ये क्रिया तीनों चारों में देखते हैं तो हमारा क्या होगा, प्रगलन हो जाएगा, है ना। आइए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है। यहाँ पर एक अच्छा ऑब्जेक्टिव कहता है निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है। तो जैसे ही साइनाइड विधि का उपयोग होगा तो वो होगा हमारा सिल्वर, है ना। साइनाइड विधि का जो उपयोग होता है उसकी सहायता से किसका होता है, किस धातु का निष्कर्षण, सिल्वर धातु का निष्कर्षण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर धातु का निष्कर्षण, है ना। तो यहाँ सिल्वर धातु के लिए साइनाइड विधि का उपयोग करते हैं। अगला ये हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को कहा जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि ये टाइटेनियम है, इसको हम लोग ट्वाइस I2 से रिएक्शन करते हैं 773 केल्विन पर, तो ये TiO4 हो जाता है, और फिर 1675 पे करते हैं तो Ti प्लस ट्वाइस I2। याद कीजिए जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस पढ़ने के क्रम में हम लोग जब इसको का सांद्रण पढ़ रहे थे तो उस क्रम में हम लोगों ने देखा था वेन आर्केल विधि को, जिस वेन आर्केल विधि में हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन की सहायता से इसको टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पर इसकी शुद्धिकरण करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेन आर्केल, है ना। अगला देखिए नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसमें हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में किसके सांद्रण में फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग किया जाता है। ये तो बहुत ही बस थोड़ा सा भाषा चेंज हो गया है। फेन उत्प्लावन विधि जैसे ही आएगा तो ये याद रखना है सल्फाइड अयस्क का। जैसे ही फेन उत्प्लावन विधि आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क का हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोगों को ये ध्यान रखना है सल्फाइड अयस्क के लिए कि जैसी सांद्रण की चर्चा होगी, अगर सल्फाइड पूछ रहा है तो फेन या झाग उत्प्लावन विधि, अगर सल्फाइड सांद्रण के बाद
धातु के सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने की बात होगी तो जारन या भर्जन होगा, है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सल्फाइडस। इसके बाद आइए अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। अगले ऑब्जेक्टिव में हमारा है निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो याद होगा आप लोग को, धातु में हम लोग पढ़े थे कि प्रकृति में जो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं उसमें प्रमुख धातुओं में Au है, Ag है और प्लेटिनम है ना। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में जो पाए जाने वाले धातु हैं उसमें Au है ना, Ag है और प्लेटिनम है। तो यहाँ देखिए सोडियम नहीं होगा, लोहा नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, तो क्या होगा, प्लेटिनम हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन के आधार पर अगर यहाँ पर सोना दिया जाता तो सोना होता। अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है उत्प्लावन विधि से एस को सांद्रित करने में एस्क के कण फेन के साथ तैरने लगते हैं। यहाँ पे जब हम लोग फेन या झाग उत्प्लावन विधि करते हैं तो फेन या झाग उत्प्लावन विधि में हम लोग क्या देखते हैं, फेन या झाग उत्प्लावन विधि में कि हम लोग जो ये एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में यहाँ पर ये जो पात्र लेते हैं इस पात्र में जल और पाइन का तेल मिला देते हैं, है ना, और फिर इसमें अयस्क मिलाते हैं और तब इसको इसमें अयस्क मिलाकर तब इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर से हवा देते हैं, जिसके कारण झाग उत्पन्न होती है। और इसी झाग में उलझ कर अयस्क जो है हमारा ऊपर आ जाता है। तो अयस्क जो हमारा ऊपर आता है इसके पीछे क्या कारण है, एक तो वो हल्का होता है ना, और दूसरा क्या है कि वह ऊपर आने के पीछे ये जो अयस्क हमारे ऊपर आने लगते हैं इसके पीछे एक तो वो हल्का होता है, दूसरा क्या होता है कि वो द्रव में आसानी से भींगता नहीं, इसलिए ऊपर आ जाता है। और गैंग जो होते हैं वो द्रव में आसानी से भींग जाते हैं और भींग जाते हैं इसलिए वो नीचे बैठ जाते हैं। इसलिए क्या होगा इसका आंसर देखिए, कहता है वे द्रव में आसानी से नहीं भींगते, अयस्क जो है वो द्रव में आसानी से नहीं भींगते इसलिए ऊपर में तैरने लगते हैं, झाग के साथ तैरने लगते हैं और फिर बाद में हम लोग उसको बाहर निकाल लेते हैं। इसके अलावा जो दिया हुआ है ये नहीं है जैसे वे द्रव में अविलय होते हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ है वे हल्के होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है कि वे हल्के होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन जब दे दिया गया तो दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे जस्ट इससे पहले वाला जो कुछ ऑब्जेक्टिव देख रहे थे, स्टार्टिंग में ही जो ऑब्जेक्टिव देख रहे थे उसमें देख रहे थे मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, वहां दे दिया सोना भी और चांदी भी, तो दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो सोना को प्राथमिकता देते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन को देखते हैं तो इन दोनों में मुख्य कारण है कि वो द्रव में आसानी से नहीं भींगते हैं इसलिए ऊपर आ जाते हैं, है ना। हल्का तो कारण है लेकिन मुख्य कारण कि वो द्रव में भींगते ही नहीं इसलिए ऊपर आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन ये ऑप्शन बी ऑप्शन न रहे और उसके जगह पर सी ही ऑप्शन रहे कि वे हल्के होते हैं तो आंसर सी ही होगा, हल्के ही नहीं। लेकिन जब दोनों दे दिया जाएगा एक साथ तो इसका ऑप्शन होगा बी, वे द्रव में आसानी से नहीं भींगते। और ये डी तो होगा ही नहीं कि वे द्रव के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, अभिक्रिया तो करते ही हैं, वो आसानी से यहाँ पे चले आते हैं, ऊपर चले आते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है ना। तो याद कीजिए जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रगलन विधि की सहायता से हम लोग जब हेमाटाइट से लोहा प्राप्त कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ये जो Fe2O3 है, इन यहाँ H2C कोक और फिर यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो तीनों चार्ज के रूप में है, ये तीनों क्या है, चार्ज के रूप में है। तो इसमें यहाँ पे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है CaO प्लस CO2 में, और यही CaO क्या करता है, सिलिका के साथ रिएक्शन करके CaSiO3 का निर्माण कर लेता है, यानी कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण कर लेता है, कैल्शियम सिलिकेट यानी स्लैग का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो टूटा CaO प्लस CO2 में, उसके जो CaO हैं वही कैल्शियम ऑक्साइड इस सिलिका के साथ कैल्शियम सिलिकेट यानी स्लैग का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो सिलिका है ये सिलिका हो जाएगा गैंग, है ना, ये क्या हो जाएगा, गैंग हो जाएगा। और यहाँ जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो हो जाएगा फ्लक्स। इसलिए क्वेश्चन क्या है, हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये हो जाएगा द्रावक। चूंकि हम पढ़ाए थे आप लोग को
कि फ्लक्स जो होगा उस फ्लक्स को हम लोग द्रावक कहते हैं, शुद्रावक कहते हैं, है ना, कई नामों से हम इसे जानते हैं। फ्लक्स जो हमारा हो जाएगा वो शुद्रावक है, द्रावक है, गालक भी हम इसे कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये जो द्रावक है इसके कई नाम हैं। ये गालक भी कहलाते हैं, शुद्रावक भी कहलाते हैं और फ्लक्स भी कहलाते हैं। इसे हम फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये चारों नाम आपको ध्यान रखना है, कोई भी एक नाम रहे तो हम आसानी से उसको टिक आउट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, द्रावक हो जाएगा, है ना। लोहा, हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में होता है, तो किस रूप में हो जाएगा, द्रावक के रूप में हो जाएगा, है ना। अब आइए अगला देखते हैं हम लोग। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन है अर्धचालक के रूप में। यहाँ है अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा होता है। तो हम सभी जानते हैं यहाँ जो जर्मेनियम है वो अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ मुख्य क्वेश्चन ये है कि जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। जब हम शोधन उसका रिफाइनिंग करते हैं तो वो किस विधि द्वारा, तो ये बहुत ही नॉन क्वेश्चन है, प्रक्षेत्र शोधन विधि द्वारा करते हैं हम लोग, है ना। क्या हो जाएगा, प्रक्षेत्र शोधन विधि द्वारा हो जाएगा। अगला ये अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्युमिनियम का कार्य होता है। ये भी आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। एल्यूमिनोथर्मिक विधि जो है, उस एल्यूमिनोथर्मिक विधि में हम लोग एल्युमिनियम का जो उपयोग करते हैं उसका मुख्य कार्य होता है अवकारक के रूप में। उसका मुख्य काम क्या होता है, अवकारक के रूप में। ये ध्यान रखना है, एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्युमिनियम का जो प्रयोग हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है, अवकारक पदार्थ के रूप में। ऑक्सीकारक तो होगा ही नहीं, है ना, ऑक्सीकारक तो होगा ही नहीं, द्रावक तो होगा ही नहीं, उत्प्रेरक होना ही नहीं है। ये मुख्य रूप से क्या होगा, अवकारक के रूप में। अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। इस ऑब्जेक्टिव में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। साइनाइड विधि द्वारा, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसमें भी क्या है, साइनाइड विधि जैसी आ गया तो ध्यान रखना है क्या, सिल्वर। क्या रखेंगे ध्यान, सिल्वर। साइनाइड विधि द्वारा जो प्राप्त हो रहा है वो सिल्वर हो गया, ठीक है। अगला ये अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। कहता है निश्चालन द्वारा अयस्क का किया जाता है। क्या किया जाता है, निश्चालन। तो ये ध्यान रखिएगा कि अयस्क का जो सांद्रण हम लोग करते हैं उसमें गुरुत्व पृथक्करण विधि है, फेन उत्प्लावन विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है, निश्चालन विधि। ये चारों जो है वो सांद्रण विधि है। ये अयस्कों का सांद्रण विधि है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीकरण ये होगा नहीं, अवकरण ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, चूंकि इन दोनों का प्रयोग हम लोग रिफाइनिंग केस में भी करते हैं और कभी कभी धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। तो ये तो दोनों होगा ही नहीं, है ना। जारन ये होगा नहीं, चूंकि सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने के लिए जारन या भर्जन या रोस्टिंग का प्रयोग करते हैं। तो मुख्य रूप से आंसर क्या होगा, सांद्रण हो जाएगा, है ना। निश्चालन विधि द्वारा जो किया जा रहा है इसका वो क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया। तो वैद्युत अपघटन विधि द्वारा जो हम लोग करते हैं वो मुख्य रूप से चूंकि वैद्युत की क्रिया हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हो रही है, इसलिए उसका नाम उसी के अनुरूप हो जाएगा वैद्युत शोधन, है ना। क्या हो जाएगा, वैद्युत शोधन। इसके अलावा जो भी नाम हैं वो इस पर बिल्कुल नहीं बैठता है, इसलिए इसका आंसर वैद्युत शोधन हो जाएगा। अगला देखते हैं ऑब्जेक्टिव हम लोग। अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रबल विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके द्रवित लवण का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त करना क्या कहलाता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रबल वैद्युत धनात्मक, ऐसे वैद्युत धनात्मक जो स्ट्रांग फॉर्म में हो, ऐसे धातुओं को उनके द्रवित लवण का हम लोग वैद्युत अपघटन जो करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर वैद्युत अपघटन की क्रिया की जा रही है इसीलिए उसका नाम वैद्युत धातु कर्म रखा जाता है ना। क्या नाम रखा जाता है, वैद्युत धातु कर्म रखा जाता है। ये तो वैद्युत शोधन जो है ये रिफाइनिंग प्रोसेस है, शोधन प्रक्रिया शुद्धिकरण विधि प्रक्रिया है। निश्चालन जो है वो हमारा सांद्रण प्रक्रिया है, इसलिए इसे हम लोग वैद्युत धातु कर्म कहते हैं। इस आधार पर हम कह भी सकते हैं कि धातु कर्म जो होता है वो क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य धातु कर्म और दूसरा वैद्युत धातु कर्म। सामान्य धातु कर्म में ढेर सारे स्टेप से होकर हम लोग गुजरते हैं और वैद्युत
धातु का हम जब करते हैं तो उसमें हम लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। अगला हमारा है निम्नलिखित में किसमें धातु और उसके अयस्क में मेल नहीं है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसमें धातु और उसके अयस्क में मेल नहीं है। अब यहाँ दे दिया है गया है, एक तरफ नाम दे दिया धातु का, दूसरे तरफ नाम दे दिया उसके अयस्क का। देखना है कि कौन मेल है या नहीं। तो यहाँ देखिए कॉपर, तो कॉपर पायराइट बिल्कुल मेल है, कॉपर पायराइट से कॉपर प्राप्त होता है। यहाँ है जिंक कैलेमाइन, बिल्कुल कैलेमाइन से जिंक प्राप्त होता है ना। लेड गैलेना, पीबीएस की सहायता से लेड प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ है लेड अकार्नालाइट, कभी होगा, इसीलिए यह बेमेल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें धातु और उसके अयस्क में मेल नहीं है, बेमेल है। तो क्या होगा, लेड कार्नालाइट, है ना। अगला ऑब्जेक्टिव आइए देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है, ये तो डायरेक्ट परिभाषा से जुड़ा हुआ, वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवनशील पदार्थ बनाता है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवनशील पदार्थ, तो गैंग के साथ कौन अभिक्रिया करेगा, स्वाभाविक है द्रावक करेगा, है ना, या फ्लक्स करेगा, या गालक करेगा, या शुद्ध द्रावक करेगा, सभी इसी का नाम है धातुमल। तो चूंकि धातुमल तो प्राप्त ही हो रहा है, अयस्क के साथ किया ही जा रहा है, उत्प्रेरक तो होगा ही नहीं, इसलिए ये सभी नहीं होंगे। इसका आंसर क्या होगा, द्रावक। वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवनशील पदार्थ का निर्माण करता है, यानी स्लैग का निर्माण करता है, वह द्रावक कहलाता है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए। अगला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क के अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है। यहाँ जैसे ही साइनाइड आ जाए ना, और कुछ आगे पीछे नहीं देखना है, साइनाइड आ जाए ये सिल्वर होगा। यहाँ सिंपली ध्यान रखना है, साइनाइड आ जाए तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि वो हो जाएगा सिल्वर के लिए, चांदी के लिए हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है। वह प्राकृतिक पदार्थ यानी खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है, यानी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, कम लागत पे प्राप्त कर सकते हैं, सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, और जिसमें धातु की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वह क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा, है ना। धातुमल तो कहलाएगा नहीं, क्योंकि ये तो गैंग और शुद्रावक के साथ रिएक्शन करके बाहर निकलता है, उसको कहते हैं। खनिज तो कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी के नीचे जितना भी है सब खनिज के रूप में है, जिसके एक अलग रासायनिक क्रिस्टलीय रूप होती है, और गैंग तो अशुद्धियाँ हैं, है ना। तो ये सभी नहीं होंगे, इसका एक ही आंसर होगा, वो क्या है, अयस्क हो जाएगा। अब आगे आइए हम लोग देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव। ये है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी धातु कार्बन द्वारा अवकरण से प्राप्त नहीं की जा सकती। यहाँ है कार्बन द्वारा अवकरण से प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो याद कीजिए, जब हम लोग जस्ता पढ़ रहे थे तो वहाँ भी कार्बन का उपयोग हो रहा था, Hg यहाँ भी, Pb यहाँ भी, लेकिन एल्युमिनियम का जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे कार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का प्रयोग हो जाएगा, है ना। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिधमन भट्टी, अभिधमन भट्टी मतलब वात भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस में लोह ऑक्साइड का अवकरण होता है। यहाँ पे है, अभिधमन भट्टी में लोह ऑक्साइड का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधमन भट्टी में, अभिधमन भट्टी मतलब ब्लास्ट फर्नेस या वात भट्टी में लोह ऑक्साइड का अवकरण होता है। तो अवकरण की जब चर्चा करते हैं, ये जो चूना पत्थर है ये अवकरण नहीं करता है, ये तो सिर्फ अपने CaCO3 को तोड़कर CaO प्लस CO2 बनाता है, जिसमें ये CaO उसके अंदर निहित सिलिका को बाहर निकाल देता है। सिलिका तो खुद ही गैंग है, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये काम करता है मुख्य रूप से, क्योंकि यही है Fe2O3 के साथ रिएक्शन करके, कार्बन मोनोऑक्साइड ही रिएक्शन करके यहाँ पे ट्वाइस Fe का निर्माण कर लेता है ना, ट्वाइस Fe का निर्माण कर लेता है, प्लस यहाँ पे CO2 का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे जो मुख्य रूप से यहाँ CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं लोहा का जो निष्कर्षण हो रहा है, उसमें अवकरण का काम कौन कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। कौन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला ये अगले ऑब्जेक्टिव में देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा, निम्नलिखित में कौन कौन सल्फाइड अयस्क
तो इसमें जरा सा देखिए निम्नलिखित में कौन कौन, नाम दे दिया कौन कौन, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा कि हो सकता है इसका आंसर एक से अधिक हो, लेकिन ऐसा है ही नहीं, यहाँ सिर्फ एक ही है गैलेना जो सल्फाइड एस्क है, क्योंकि इसका सूत्र क्या है PbS, तो स्वाभाविक है कि ये सल्फाइड एस्क है। अगला देखते हैं हम लोग, ये है हमारा बॉक्साइट, किस धातु का एक प्रमुख है एस्क, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का हो जाएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव लगता है रिपीट हो रहा है ना। इसके बाद देखिए हम लोग अगला देखते हैं, थर्मिट विलयन में किस धातु का उपयोग अवकारक के रूप में होता है थर्मिट विधि में, तो क्या हो जाएगा इसका, थर्मिट विधि जैसे ही हम लोग दे देंगे तो यहाँ पे ये बी मिस से लिखा हुआ है थर्मिट विधि में, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम का, है ना, ये जिंक होगा ही नहीं, लोहा होगा ही नहीं, और Au सोना होगा ही नहीं। अब अगला देखिए, अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है वायु की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करना क्या कहलाता है, यहाँ है वायु की अनुपस्थिति में, तो जैसे ही वायु की अनुपस्थिति होगी तो आंसर क्या होगा निस्तापन, वायु की अनुपस्थिति होगी तो क्या होगा निस्तापन, और यदि होता वायु की उपस्थिति तो क्या होता जारण। क्वेश्चन है यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति, इसलिए क्या होगा निस्तापन होगा, है ना। अब आइए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप यहाँ देख ही पा रहे हैं मैग्नेटाइट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर Fe2O3 होगा नहीं, है ना, FeO होगा नहीं, ये ZnCO3 होगा नहीं, इसका सूत्र क्या होगा मैग्नेटाइट है तो Fe3O4। ये आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, एस्क के रासायनिक सूत्र से डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप उन सूत्रों को तैयार करते हैं तो आसानी से इसको सॉल्व कर पा लेंगे। और अब आज का अंतिम ऑब्जेक्टिव है अयस्क में उपस्थित अधात्री एवं द्रावक के संयोग होने पर, यानी गैंग नहीं लिखा, क्या लिख दिया अधात्री लिख दिया, कहीं पर मैट्रिक्स भी लिख देगा, तो ये ध्यान रखना है कि गैंग हिंदी में लिखा रहे इस तरह से, या अंग्रेजी में लिखा रहे गैंग, है ना, या लिखा रहे आधात्री या अधात्री, या लिखा रहे मैट्रिक्स, है ना, या लिखा रहे मैट्रिक्स, ये चारों नाम एक ही, ये वास्तव में क्या है अशुद्धियां हैं, ये वास्तव में अयस्कों में मिली हुई अशुद्धियां हैं, तो ये ध्यान रखना है चारों नाम एक ही है। तो अयस्क में मिली हुई जो अशुद्धियां हैं वो द्रावक के साथ, अब यहाँ द्रावक देखिए, द्रावक को भी हम लोग कई नामों से जानते हैं, अभी अभी देखे भी थे, ये शुद्रावक कहलाता है, इसी का दूसरा नाम गालक है ना, इसी को हम लोग फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं, तो जिस नाम को आपके ऑब्जेक्टिव में सेट कर दे ये ध्यान रखना है, इसके अनेक नाम हैं इसलिए इसको ध्यान रखना है। दोनों जब एक साथ मिलेगा तो मिलने के बाद एक द्रवनशील पदार्थ का निर्माण करेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं धातुमल कहते हैं, ये बेचारे का कोई दूसरा नाम नहीं है, धातुमल है, और इंग्लिश में इसको स्लैग कहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा धातुमल कहलाएगा, है ना। तो इस तरह से आपने देखा 50 ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन, एक ऐसे ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन जिसकी सहायता से हम आसानी से इन ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करने के बाद आप लोगों ने पाया होगा कि यदि हम इसका तैयारी करें अच्छे ढंग से, और इसमें तो 5-10 ऑब्जेक्टिव ऐसे थे जो बस थोड़ा सा भाषाई परिवर्तन के आधार पर प्रदर्शित किए गए थे, और ऐसा नहीं है कि इनको भाषाई परिवर्तन करके ऐसे ही दिखा दिया गया, बल्कि क्वेश्चन बैंक में भाषाई परिवर्तन के आधार पर इसको एक ही ऑब्जेक्टिव को कई रूपों में भाषाई परिवर्तन करके प्रदर्शित किया गया है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे पूरी आशा है कि इस चैप्टर से हमारा जो पहला चैप्टर है जिसको हम लोग मेटलर्जी या मेटलर्जिकल ऑपरेशन भी कहते हैं, या हम इसे तत्वों को अलग करने के समान सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं भी कहते हैं, या हम इसे धातुओं का निष्कर्षण भी कहते हैं, नहीं तो इसे इंग्लिश में जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस फॉर द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो पहला चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में अगर इन 50 ऑब्जेक्टिव को देख लिया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, आसानी से आप सभी का जवाब दे पाइएगा। 2026 के एग्ज़ाम में आप आसानी से इन सभी ऑब्जेक्टिव का आप जवाब दे पाइएगा, कहीं किसी भी दूसरे ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इन ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के क्रम में आपने ये भी देखा होगा
कि हम जो आपको 1 लेक्चर से लेके 8 लेक्चर तक पढ़ाए और इसमें जो हमने पूरे डिटेल्स में बताया आपको सभी टॉपिक के बारे में बारीकी से, जो आपके सामने में सारी चीज़ों को रखा, उसी के आधार पर ये ऑब्जेक्टिव है ना। सारे ऑब्जेक्टिव उसी में समाहित है। तो आप यदि अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में आप देखेंगे इस चैप्टर का पहला लेक्चर से लेकर इस चैप्टर 1 जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर में आप लेक्चर 1 से लेकर 8 तक में सारे थ्योरी दिए गए हैं। आप बारी बारी से उनका अध्ययन करके इसके ऑब्जेक्टिव को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक भी ऑब्जेक्टिव किसी भी दूसरी जगह से नहीं आएगा, इसी से आएगा, इसकी 100% यूँ कह मैं गारंटी देता हूँ। आप यदि इनका अध्ययन करेंगे और इन लेक्चर्स को सुनेंगे तो आसानी से एक भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। रही बात शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की, डेट मीन्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की, तो आप पढ़ने के क्रम में आपको जो इन लेक्चर्स में जो बताए गए उन क्रम में ढेर सारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी बताया गया था। ऐसे हम पूरी प्रयास करेंगे, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है 2026 के लिए, उन क्वेश्चन को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों के लिए डालेंगे ताकि उन बच्चों को आसानी से कहीं कुछ इधर उधर ना देखना पड़े और वो 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम को बिल्कुल ऑपरेट कर डाले और 100% मार्क्स उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।